स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम जितने भी सारे स्टूडेंट बिहार एस्टेट का पेपर देने जा रहे हैं 2024 में, उसके लिए हैं फ्रेंड्स। और मैं बात कर लूँ अगर पेपर की, तो देखिए ये 9 सितंबर 2020 का पेपर है। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है फ्रेंड, और पहला शिफ्ट मॉर्निंग में लिया गया था। और ये पेपर हिंदी 1 का पेपर है। और उसमें जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग स्किल के जो सवाल पूछे थे, प्लस जनरल अवेयरनेस या जिसे आप जनरल स्टडीज़ कह लें फ्रेंड्स, उसके क्वेश्चंस को जो है कुल 50 क्वेश्चंस को मैं इसमें करवाने जा रही हूँ। कुल 50 क्वेश्चंस को करवाने जा रही हूँ, जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से हैं और आपका जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन है। और जो हिंदी का पेपर हुआ था फ्रेंड्स, उसके क्वेश्चंस को मैं अलग वीडियो में लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें। जो भी स्टूडेंट हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और अगर मेरा वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले उसके सिलेबस प्लस उसका जो PYQ होता है उसको समझना बहुत अच्छा ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जब तक सिलेबस और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से रीड नहीं कीजिएगा, तब तक आपसे क्वेश्चंस जो है आप समझ नहीं पाइएगा कि कहाँ से पूछा जाता है या हमारा सिलेबस क्या कहता है। और जो सवाल पिछले साल हम मतलब पूछा गया है आयोग के द्वारा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इन दोनों स्ट्रैटेजी को अपनाइएगा तो आपका जो है आसानी से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट एस्टेट पेपर क्लियर पास करेंगे वो फिर जो है अगस्त में होने वाले BPSC फेज़ 3 में बैठ पाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में आपका बिहार एस्टेट को पास करना फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। पहला सवाल जो आपसे पूछा गया था, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। ऑप्शन दिया गया है कौशल से, हृदय से, मस्तिष्क से या हाथों से। नीचे भी वही आपका इंग्लिश में क्वेश्चंस दिया गया है फ्रेंड्स। जिन भी स्टूडेंट को जिसमें आसानी होता है वो उसमें पढ़ सकते हैं। तो याद रखिएगा, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध किससे होता है? तो मस्तिष्क से होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन जो ग है इसका राइट आंसर था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था आपसे, शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है? आपको ऑप्शंस में दिया गया है, शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है, जब कक्षा में शिक्षक ना हो तो बच्चों को व्यस्त रखने का आसान माध्यम है, भाषा की कक्षा में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है, या महंगे और टिकाऊ शिक्षण अधिगम सामग्री को श्रेष्ठ माना गया है। तो क्या हो जाएगा जो शिक्षण अधिगम सामग्री है फ्रेंड्स? तो ऑप्शंस जब आप पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है। ये जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, याद रखिएगा। चलिए उसका ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आपसे, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। यह कथन किसका है? आपसे यह पूछा है। ऑप्शंस दिए गए हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, टैगोर या स्वामी विवेकानंद जी का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। तो ऑप्शन घ या डी बोल लें, आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार जो होते हैं क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर आप सारे PYQ को अच्छे से क्लियर करके रखिएगा तो आपसे जो हो जाएगा इजी वे में क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों को कक्षा में बैठाकर रखना, गृह कार्य देना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना या प्रश्न पत्र तैयार करना। सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या हो सकता है? तो ऑप्शंस पढ़ के आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। यह जो है एक टीचर के लिए एक जो होता है चुनौतीपूर्ण समस्या है। तो ऑप्शन ग या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, शैक्षिक नियोजन का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव व्यवहार का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान एक मानव व्यवहार का विज्ञान है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, बच्चों के सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहां
पारिवारिक अनुशासन कड़ा है, खेलने और गाने की आज़ादी है, उनकी भाषा पूर्व अनुभव एवं भावनाओं का सम्मान है, या पाठ्य पुस्तकों की प्रधानता है। तो कौन सा अनुकूलन, कौन सा सिचुएशन सबसे बेटर होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा खेलने और गाने की आज़ादी जहाँ होती है वहाँ बच्चों के सीखने के लिए जो होता है वह एकदम परफेक्ट जो होता है इन्वायरमेंट होता है या वातावरण का अनुकूलन है। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है आपका वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना है, अनुकूलन कहलाता है। समायोजन, आत्मसातीकरण या अनुकरण क्या कहलाता है? वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, तो यह कहलाएगा फ्रेंड्स अनुकूलन। ऑप्शन जो क हो जाएगा एडप्टेशन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है, यानी आपको गलत कथन को चूज करना है। तो ऑप्शन है सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। RMSA है, फुल फॉर्म पूछा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय माध्यमिक सूचना एवं अनुसंधान, राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक शिक्षा अभियान, या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, या राज्य माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो RMSA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो ग है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें अगर इसका इंग्लिश का, तो R से राष्ट्रीय, M से माध्यमिक, S से शिक्षा और A से अभियान। तो RMSA का फुल फॉर्म राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 में पूछा गया था आपसे CCE का तात्पर्य क्या है? क्लस्टर सेंटर फॉर एवोल्यूशन, करिकुलम एंड एवोल्यूशन काउंसलिंग, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, या इनमें से सभी। तो CCE का फुल फॉर्म पूछा गया आपसे, तो याद रखिएगा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, या जिसे हम ग कह लें इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है फ्रेंड्स? यह शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है, इसका प्रकाशन 1966 में हुआ था, या यह बच्चों के बौद्धिक विकास में योगदान देती है। और आपका जो लास्ट ऑप्शन है इसका नामकरण शैक्षिक मनोविज्ञान बेंजामिन ब्लूम के नाम पर हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संदर्भ में? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रकाशन 1966 में हुआ था। सॉरी फ्रेंड्स, ब्लूम की असत्य कथन है ये, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वह सही है। असत्य कथन, इसका प्रकाशन 1966 में हुआ था, यह कथन गलत है, बाकी सारी ऑप्शंस जो है राइट हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 में पूछा गया था आपसे निम्न में शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं होता है? भूजल संसाधन, वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन, या सामग्री संबंधी संसाधन। तो इसको ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी आप बहुत अच्छे से चुन सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका राइट का आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर भूजल संसाधन, जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स है ये आपके शिक्षा संसाधन में सम्मिलित नहीं होता है। बाकी मानव संसाधन का होना, वित्तीय संसाधन का होना और सामग्री संबंधी संसाधन का होना जो होता है पाठ्य सामग्री में सम्मिलित होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो क हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगले सवाल को। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? ऑप्शंस दिए गए हैं। देश के माध्यमिक स्तर के बच्चों का ऑनलाइन मूल्यांकन पोर्टल है, विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एवं मेधा छात्रवृत्ति से जुड़ा एक कार्यक्रम है, या इनमें से सभी विकल्प जो है सत्य है। तो आपको बताना है जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में सही विकल्प है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालयों में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो ऑप्शन जो ख या बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। प्लीज़ 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 अपना जो है कमेंट में लिख के मुझे बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये तो हर साल हर स्टूडेंट मनाते हैं, प्लीज़ कमेंट करें। देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल था आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब शुरू हुआ। मोस्ट वीवीआई ऑपरेशन था जो काफ़ी चर्चे में रहता है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है यह इसका जो शुरुआत किया गया था आपका ये 1986 में। ऑप्शन क हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, इनमें से कौन समझे सीखे कार्यक्रम के 20 सूचकों में नहीं है। जो 20 सूचक मानक दिया गया था उसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। विद्यालय समय से शुरू एवं बंद, कक्षा 1 के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित पूर्णकालिक शिक्षक, बच्चों का सिर्फ लिखित आकलन या अंतिम घंटी में खेलकूद कला सांस्कृतिक गतिविधियां। तो कौन हो जाएगा समझे सीखे कार्यक्रम के 20 सूचकों में एक शामिल नहीं है, तो यह हो जाएगा बच्चों का सिर्फ लिखित आकलन। ऑप्शन ग हो जाएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। मेरा विद्यालय शीर्षक लेख राजू द्वारा लिखा गया है। लेख अर्थपूर्ण है लेकिन व्याकरणिक अशुद्धियां भी हैं। राजू के लिए कौन सी टिप्पणी उचित होगी। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस दिया गया है, आपका व्याकरण संबंधी ज्ञान काफ़ी कमज़ोर है। लेख लिखने के पूर्व वर्तनी संबंधी ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लें। अपनी लिखावट गंदी और अशुद्धियों से भरी है। आपकी लिखावट गंदी और अशुद्धियों से भरी है। आपने निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरणिक अशुद्धियां हैं जिसे अभ्यास द्वारा सुधारने की आवश्यकता है। तो कौन सी टिप्पणी उचित होगी आपके राजू के बारे में, यह आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आपने निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरणिक अशुद्धियां हैं जिसे अभ्यास द्वारा सुधारने की आवश्यकता है। यह जो कथन है आपका सही हो जाएगा, यह उचित कमेंट हो जाएगा उस बच्चे के लिए। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 में दिया गया है फ्रेंड्स, उत्पीड़कों का शिक्षा शास्त्र के लेखक है। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है। फ्रेडरिक फ्रोबेल, फ्रांसिस बेकन, पॉलो फ्रे, मदन मोहन मालवीय। तो कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलो फ्रेरे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा इसका राइट आंसर। पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड के लेखक हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। शिक्षक साथी है। ऑप्शंस है शिक्षक सहयोग संदर्शिका का, शिक्षक सहयोग संदर्शिका का, या शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का गैर सरकारी मंच है, या बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिका है। तो शिक्षक साथी है क्या, तो यह जो है शिक्षण सहयोग संदर्शिका है फ्रेंड्स, शिक्षण है। ऑप्शन क हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने का अनुमति है। केंद्र और राज्यों की समवर्ती सूची में, मूल अधिकार में, राज्य सूची में, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जो भारतीय नागरिकों को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा लेने का अधिकार है यह हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा इसका राइट आंसर, मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है ये। सवाल जो आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सामाजिकरण का सक्रिय एजेंसी या माध्यम नहीं है। परिवार, विद्यालय, रेलवे स्टेशन या धार्मिक संस्था। तो कौन सामाजिकरण का सक्रिय एजेंसी का माध्यम नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शंस एलिमिनेट करके आप आंसर दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग हो जाएगा। जो रेलवे स्टेशन है यह सामाजिकरण का माध्यम नहीं है। बात करें समाज की तो यह परिवार, विद्यालय, धार्मिक संस्था सभी से मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। इनमें से कौन आकलन के मूलभूत तरीकों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, सहपाठियों द्वारा आकलन, या शिक्षकों द्वारा आकलन। तो क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का आपका ऑप्शन डी, शिक्षकों द्वारा आकलन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, मूलभूत तरीकों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए से संदर्भित इनमें से गलत विकल्प कौन सा है।
बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों को पहचानना, कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु उपयुक्त बच्चे की पहचान करना, या बच्चों में आकलन के प्रति व्याप्त भय को दूर कराना और स्व आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। तो आकलन क्यों किया जाना चाहिए, कौन सा विकल्प गलत है इसमें? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु उपयुक्त बच्चे की पहचान करना। बच्चों का आकलन इस के लिए जो है यह गलत कथन है आपका। तो ऑप्शन घ हो जाएगा इसका हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 24 को, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है फ्रेंड्स? मातृभाषा की। जो मदर टंग होता है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके पर्सनैलिटी बिल्डिंग करने के लिए एक बच्चे की। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को, वायागोत्सी के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? सामाजिक, जैविक, भाषाई या सांस्कृतिक? तो वायागोत्सी के सिद्धांत में किस पहलू की उपेक्षा की जाती है विकास के? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैविक। ऑप्शन ख हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। 26 में है फ्रेंड्स रीजनिंग और मैथ्स के सवाल भी इसमें पूछे गए थे। यदि दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है तो इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है आपको। तो सॉल्व करने पर आंसर क्या आ जाता है फ्रेंड्स? 24 हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 31 से कम है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऐसी जो संख्या है आपका अभाज्य संख्या यह है आपका 129। क्वेश्चन नंबर 28 में है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है? तो 24 से जो पूर्णतः विभाज्य है फ्रेंड्स यह है आपका ऑप्शन क में दिया गया है नंबर 31, 25, 737, 36। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य होगा। तो वह संख्या कौन सी है आपको यह बताना है। तो वह संख्या है ग 6। वह संख्या क्या है? 6 है। नेक्स्ट है आपका 5, 8, 15 का चौथा अनुपातिक क्या है? तो फ्रेंड्स इसका चौथा अनुपातिक हो जाएगा आपका 24। ऑप्शन घ हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका मैथ्स और रीजनिंग के सवाल पूछे गए हैं जो आपके 264 का 60% सामान है। तो किसके सामान है ऑप्शंस चूज करके बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15% का क्या 1056। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया था आपसे, एक आदमी 24 मीटर पूर्व दिशा में चलने के बाद 10 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, अपने प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है? तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करने पर आंसर क्या आ जाएगा? 26 मीटर। नेक्स्ट है आपका, एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और इसे 15% की हानि पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है आपको निकालना है। तो फ्रेंड्स सॉल्व करने पर आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1190 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। ये सभी सवाल पूछे गए सवाल थे फ्रेंड्स, तो आप इसको ज़रूर से ज़्यादा बनाने की कोशिश कीजिएगा। पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स पहले जो 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो मान हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 20.5। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया था, एक एथलीट 24 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या है? तो उसकी गति क्या हो जाएगी? तो उसकी गति हो जाएगी 30। ऑप्शन 30 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। ए और बी मिलकर 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। बी 20 दिनों में उसी अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? बी अगर 20 दिन में करेगा तो ए कितने दिन में करेगा, आपसे यह पूछ रहा है सवाल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर आ जा रहा है यह आ जाएगा 60 दिन। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई तथा इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत की परिमिति 48 है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल 147 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया था आपसे, 38 में पूछा था दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे है। तो दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे में है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट सवाल में पूछा गया था एक घन में कितनी सतहें होती हैं। घन में, तो घन में जो सतहें होती हैं 6 होती हैं। नेक्स्ट सवाल था आपका 4500 रुपया कितने प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से 30 वर्षों में 5715 रुपये हो जाएगा। तो सालाना ब्याज की दर से, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 9%। आगे दिया है आपका नीचे दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर को आपको चुनना है जो विषम अक्षर समूह है। तो फ्रेंड्स जब हम इसको चूज करेंगे तो पाएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ANBP, यह आपका विषम अक्षर है। नेक्स्ट दिया गया है आपका नीचे दिए गए आरेख द्वारा संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है, किस भाग में तीनों संघों के सदस्य हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 में दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। 43 में पूछा है आपसे यदि CAT को एक कूट भाषा में 3120 लिखा जाता है तो नेविन का उस कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसे जब आप लिखेंगे उसी भाषा में जैसे कैट को लिखा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 12 29 14, ऑप्शन घ हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट दिया है एक पंक्ति में राम का क्रमांक दोनों ओर से 5वां है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे सवाल बहुत इजी होते हैं बनाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट आपको आकृति से सवाल पूछा गया है कि इसमें बताना है कितने त्रिभुज हैं। तो फ्रेंड्स कितने त्रिभुज हो जाएंगे इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट है आपका उचित संख्या भरकर श्रृंखला को जो है आपको पूरा करना है। 3 1 4 2 5 4 6। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा इसका, देखिए 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, एक एक अगर आप डिजिट को देखें तो 1 से 2, 2 से फिर क्या हो गया है 4। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, 4 से सीधा ये 2 से 4 हुआ है फ्रेंड्स, 2 बड़ा है तो 4 में फिर 2 जोड़ देंगे तो शायद 6 हो जाएगा, और 6 से फिर अगर हम 1 को बढ़ाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 7, 6 के बाद 7। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, उचित संख्या भरकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पे 20 2 4 है, फिर 3 9 90 है, फिर यहाँ पे बताना है 2 को और 3 को क्या करें कि यहाँ पे आपका संख्या आ जाए फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पे 3 और 9 को 90 कर दिया गया है और 2 और 4 को 20 कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं 48 को। यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा फ्रेंड्स दक्षिण, ऑप्शन ख हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है बादल का वही संबंध किससे होगा, साहित्य, आसमान, उपन्यास या पानी से। तो फ्रेंड्स मस्तिष्क का जो संबंध विचार से है तो वो बादल का संबंध किससे हो जाएगा, तो यह हो जाएगा पानी से, ऑप्शन क्या हो जाएगा घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आखिरी सवाल है फ्रेंड्स, रिक्त स्थानों को भरकर श्रृंखला को पूरा करने बोला है। तो फ्रेंड्स जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 254 आ जाएगा यहाँ पर, 254। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। और इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपसे हिंदी का पेपर था आपका, तो हिंदी के जितने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे और जो भी स्टूडेंट हिंदी एस्टेट का पेपर देने जा रहे हैं इस बार, वह ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।